जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरे सभी नन्हे मुन्ने दिल के अच्छे सच्चे बच्चे शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया वाली चली हुई है। बताओ भैया, कैसन है आप सब लोग? कैसन है आप सभी का हलचाल? कैसन कैसन तैयारी आप सभी का चले बा? आज हमारे जो हरीश भैया हैं, उन्होंने मुझे लैंग्वेज सिखाई है। उन्होंने कहा कि सर, बच्चे जो है ऐसी भाषा में आपसे बात करना चाहते हैं। एक आध बच्चे से उनकी बात हुई होगी तो उन्होंने मुझे सिखाई है कैसन बा। आप सभी एक बार बताएं, कैसन बा आप सब लोग? सभी को जय हिंद, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर इसमें कर लिए हैं, वर्क, एनर्जी और पावर को इंक्लूड करते हुए, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को। और आज हम एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, कणों का निकाय तथा घूर्णन गति। देखिए, आपको याद हो कि जब हमने गति चैप्टर पढ़ा था, मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें मैंने कहा था, मतलब 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, 2D में हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, एंगुलर मोशन पढ़ा और उस एंगुलर मोशन के 2 पार्ट पढ़े, सर्कुलर और रोटेशनल। तो रोटेशनल के समय मैंने लिखवा दिया था होल्ड, कि इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम वर्क, एनर्जी और पावर को पढ़ चुके होंगे। ठीक बात है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे वो फोर्स का भी इस्तेमाल होगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर का भी इस्तेमाल होगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का भी। तो अब हम इस स्टेज पर हैं कि हम रोटेशनल मोशन को पढ़ सकते हैं, यानी उसको समझने के लिए जिन भी राशियों को हमें पहले आना चाहिए वो हमने पढ़ ली हैं, चाहे वो बल हो, चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे वो शक्ति हो। वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स सब कुछ हमने बड़े अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए मुझे इजाजत दें और हम शुरू करें कणों का निकाय तथा घूर्णन गति। देखिए, सबसे पहले एक चीज से शुरुआत हम यहां करेंगे और उसका नाम है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब होता है? सेंटर ऑफ मास का ये मतलब है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे बात करूं, जैसे देखिए, मान लो ये एक पेन है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको अगर यहां से भी पकड़ूंगा, यहां से पकड़ूंगा तो ये सीधा ही रुक जाएगा, नहीं, ये ऐसे गिर जाएगा। अगर मैं इसको यहां से पकड़ूंगा तो ये ऐसे करके गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी एक ऐसी जगह तो आएगी कि अगर मैं इसे वहां से पकड़ूंगा तो ये फुल्ली बैलेंस हो जाएगा, ये पूर्णतया संतुलित हो जाएगा। ऐसे ही हर एक वस्तु का कहीं एक पॉइंट होता है जिस पर वो बैलेंस हो जाती है, जिस पर वो संतुलित हो जाती है। तो बच्चों, बेसिकली इसी बात को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, इसी बात को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब क्या ये हमेशा वस्तु के बीच में ही होता है? भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। बीच में कब होगा? बीच में तब होगा जब वस्तु पूरी हर जगह से एक समान होगी, यानी जितना उसका वजन यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए, उतना ही यहाँ होना चाहिए, उतना ही यहाँ होना चाहिए, तब तो ये बिल्कुल बीचों बीच में से बैलेंस हो जाएगी। जैसे मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ और अपने फ़ोन को आपके सामने बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने कर दिया है एक अंगूठे पर। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से बैलेंस करूँगा तो शायद नहीं होगा। वैसे ही अगर मान लो मैं एक ऐसी वस्तु लेता हूँ जिसका द्रव्यमान एक समान नहीं है, जैसे मान लो मैं इस बॉटल को लेता हूँ, ठीक है, तो इस बॉटल का द्रव्यमान कभी भी एक समान नहीं होगा। भाई यहाँ से ये मोटी है तो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ से ये पतली है तो यहाँ से कम होगा। तो डेफिनेटली बीच में से भी बैलेंस नहीं होगी। बीच में से पकड़ोगे तो उधर भगेगी जिधर ज़्यादा द्रव्यमान है। कहाँ से बैलेंस होगी? है जिधर ज़्यादा द्रव्यमान पहले से है उधर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ से भी ये बैलेंस नहीं हो रही है, देखो अभी भी इधर भग रही है, तो आपको लगभग इसे यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर द्रव्यमान केंद्र ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वस्तु के बीचों बीच में होगा। अगर एक वस्तु ऐसी है कि वो कहीं से भारी है, कहीं से हल्की है, तो जिधर उसका भारीपन ज़्यादा है, जिधर वो ज़्यादा हैवी है, उधर की तरफ उसका उधर से वो बैलेंस हो जाएगी। अब विज्ञान कैसे परिभाषित करता है? क्या द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा कॉपी पे हम ये लिखें कि वह बिंदु जहां पर वह वस्तु बैलेंस हो जाए, जहां पर वह वस्तु संतुलित हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा। विज्ञान कहता है कि देख भाई, द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का वह पॉइंट है, वह बिंदु है जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, जहां पर उसका टोटल मास माना जाता है कि कंसंट्रेट है। अब तुम कहोगे यार ये कैसी बात हुई भैया, मान के चलो मैं इसको यहां बैलेंस कर रहा हूं और मैं ये मान ले रहा हूं कि इसका पूरा मास यहां कंसंट्रेट है। अगर मान लो ये 100 ग्राम की है तो मैंने ये माना कि यहां इसका मास 100 ग्राम कंसंट्रेट है, यानी पूरा यही काम कर रहा है। तुम कहोगे यार ऐसी कैसी बात है, तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि यही 100 ग्राम है? भाई मास तो इसका यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो मैं कह रहा हूं ऐसा माना जाता है, होता नहीं है। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां रहा होगा, क्योंकि
सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ये है कि भाई जहां पर टोटल मास है, जहां पर किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई है सेंटर ऑफ मास की कि क्या होता है द्रव्यमान केंद्र। अब सुनो, एक बात आती है कि अब मैं द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसे निकालूं। स्थिति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक वस्तु है ये, अब तुम कहोगे ये क्या बना दिया। देखो, ना तो मैं इसको गोल बना सकता, ना मैं इसको वर्गाकार बना सकता। गोल बनाऊंगा तो तुम कहोगे वर्ग क्यों नहीं बनाया, वर्ग बना दूंगा स्क्वायर, तुम कहोगे गोल क्यों नहीं बनाया, गोल बना दूंगा तुम कहोगे त्रिभुज क्यों नहीं बनाया। तो जब भी हमें एक सामान्य ज्योमेट्री लेनी होती है तो उसको ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा लेते हैं। अब मान लो कि इसके बहुत सारे कण हैं, मान लो इसमें ढेर सारे पार्टिकल हैं ये। अब ये वस्तु मान लो कहां से बैलेंस हो रही है, तो मान लो यहां से बैलेंस ही होती है। तो मैं ये देखूंगा कि हर एक कण का मास कितना है, जैसे m1, m2, m3, m4, m5, m6, और इन सब कणों की द्रव्यमान केंद्र से दूरी कितनी है, मैं ये भी देखूंगा। इन सब पार्टिकल्स की द्रव्यमान केंद्र से दूरी कितनी है, जैसे 2 की R2 है, 1 की 1 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है और 6 की 6 है, इस तरीके से। अब इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा, तो मैं कहूंगा या तो उसे मैं कैपिटल M से दिखा देता हूं कि पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, या सेंटर ऑफ मास लिख दूंगा मैं CM, मास लिखकर CM लिख दूंगा। तो वो हो जाएगा मित्र M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस जितना भी है ये 3 4 5 6, मतलब N तक ले जाऊंगा मैं इसे, और नीचे लिखता रहूंगा R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 कहां तक, जहां तक भी ये है N तक, चाहे इसमें 100 पार्टिकल हो, 1000 पार्टिकल हो, लाख पार्टिकल हो, 2 पार्टिकल हो। तो ये किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को निकालने का सूत्र हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया कि उस पॉइंट का मास निकाल लिया हमने जिस पर इसका होल मास अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेट है, यानी कि उसको कंसंट्रेट माना जा रहा है। अब एक साथी कहता है भैया मुझे तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का त्वरण बताओ, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताओ। तो मैं कहूंगा देख भाई, या त्वरण लिख ले सेंटर ऑफ मास का, तो तुम ऐसे लिखोगे कि पहला पार्टिकल जो है उसका मास कितना है, डिस्टेंस कितनी है। देखो सिंपल है यार, मास निकाल रहे हो तो मास रखो, एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो एक्सेलरेशन रख दो। दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, डिस्टेंस कितनी है, डॉट 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 AN और RN अपॉन में R1 प्लस R2 और डॉट 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 में कहां तक, RN तक। ये लो सिंपल हो गया, ठीक है। अब एक भाई ने कहा भैया मुझे तो वेलोसिटी निकलवाओ यार, मेरी इच्छा है कि मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूं। मैंने कहा और भी आसान है यार। उसने कहा कैसे, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यहां वेलोसिटी एक्सेलरेशन रखा, यहां एक्सेलरेशन रखा, यहां वेलोसिटी रख रहा है तो यहां भी वेलोसिटी रख दे, बस कहानी खत्म। प्लस डॉट 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 कहां तक, VN RN तक अपॉन में R1 प्लस R2 और बच्चा कहां तक, RN तक। ये हो गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल गई। तो आप चाहे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, वट एवर यू वुड लाइक टू टेक यू कैन टेक। बोलो क्लियर है सभी को, फटाफट से एक बार थम्स अप करो कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा सर आपने अपोजिट कर दिया, क्या अपोजिट हो गया, ओहो अच्छा अच्छा बच्चों सॉरी सॉरी सॉरी, एक 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 गड़बड़ हुई है। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, सॉरी एक मिस्टेक यहां पे हुई है। असल में सेंटर ऑफ मास की ना पोजीशन निकलती है, सेंटर ऑफ मास नहीं निकलता है। एक मिस्टेक छोटी सी मुझसे हुई है यहाँ लिखने में। सेंटर ऑफ मास की ना पोजीशन लिखती मिलती है। जैसे कोई कहे मुझे इसकी पोजीशन बताओ, ये कहाँ होगा, मतलब कि मान लो इस पॉइंट से पूछे कि इस जगह से ये कहाँ होगा, तो मैं कहूँगा ये है RCM, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो मैं इन फॉर्मूलों को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और इसको ऐसे लिखेंगे। ये सारे फॉर्मूले थोड़े थोड़े से चेंज होंगे, एक सेकंड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी।
बस मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने इसमें की है। देखो, अगर मुझे निकालनी है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो मैं कहूँगा m1 r1 प्लस m2 r2 और डॉट 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 में जहाँ तक भी ये है अपॉन में m1 प्लस m2, नीचे m1 m2 आते हैं, ठीक है, डॉट 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 में जहाँ तक भी हैं। नाउ अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो आप कहोगे m1 v1 m2 v2 m2 v2 m2 v2 और जहाँ तक भी ये है अपॉन में नीचे m1 प्लस m2 रहेगा, ठीक है। ऐसे मान लो ना कि सारे मास से मास कट जाएंगे, r1 बचेगा, सारे मास से मास कट जाएंगे, v बचेगा। अगर आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है तो m1 a1 m2 a2 डॉट 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 में ये सारा और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ये ऐसे याद रखा करो कि मास से मास कट जाएगा और क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बचेगा, ऐसे करके याद रखा करो। हाँ, नीचे मास आएगा, ठीक है। तो अभी एक बार थम्स अप करो, ठीक है, ठीक है। आर की फॉर्म में नहीं, मास की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, डिस्टेंस मेन नहीं है, मास मेन है। चलिए भाई, क्लियर है। अभी एक बार थम्स अप करेंगे कि ठीक है, चाहे मेरे से एक्सेलरेशन पूछेगा तो यहाँ एक्सेलरेशन रख दूंगा, वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी रख दूंगा, डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस रख दूंगा। दैट्स क्वाइट सिंपल। सिर्फ आपको ऊपर मास रखना है, नीचे मास रखना है, और जो चीज जहां आपसे पूछता चला जाएगा वो आपको वहां पर पुट करते जाना है, फिक्स करते हुए जाना है। अब चलते हैं कि कुछ वस्तुओं के हम सेंटर ऑफ मास को देखते हैं, कुछ वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पतली छड़ है, एक समान पतली छड़ होनी चाहिए, लेकिन वो जैसे मान लीजिए ये एक छड़ है और ये एक समान है, यूनिफॉर्म है हर जगह से, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। अगर ये यूनिफॉर्म होती, तो ये नहीं है, पेन तो यहां से मोटा है यहां से पतला है, लेकिन अगर ये एक जैसा होता तो बिल्कुल कहां से बैलेंस हो जाता, बीचों बीच में से। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता, छड़ का मध्य बिंदु। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां होगी, उसकी स्थिति कहां होगी। मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, यहां जड़त्व आघूर्ण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आगे मैं जड़त्व आघूर्ण पढ़ाऊं इन्हीं ज्योमेट्रीज के, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि भैया आपने तो बीच में कहा था पहले। हेडिंग के साथ याद रखना, अभी हम क्या सीख रहे हैं और आगे हम क्या सीखेंगे। अभी सीख रहे हैं हम कि वो वस्तु कहां से संतुलित हो जाएगी, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। आगे आ जाओ। अगर आपको कहे वृत्ताकार चकती, एक सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क का मतलब होता है सिंपल एक गोल गोल ढक्कन, सिंपल जो बीच में से भरा हुआ है। सिंपल एक ढक्कन ले लो कोई भी, है ना। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं, जैसे तस्तरी होती है ना, प्लेट होती है जो हर जगह से एक जैसी हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच से बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा गोला, खोखला गोला या ठोस गोला, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। एक वलय, वलय का मतलब क्या होता है, वलय का मतलब होता है एक रिंग। जैसे एक छल्ला ले लो, गोल गोल छल्ला ले लो, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में। अब तुम कहोगे यार भैया उसको बीच से कैसे बैलेंस करेंगे। देखो क्या करो, जैसे ये एक रिंग है हमारे पास, है ना इसमें बहुत पतले पतले, ना के बराबर पतले पतले 3-4 तार लगा लो ऐसे, और फिर आप देखो ना, इन तारों को तुम, इन तारों को यहाँ ऐंठ लो और यहाँ से पकड़ोगे तो ये पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होता है, बीच में ही होता है। उसके अलावा अगर आप कोई घन लेते हैं, घनाभ लेते हैं, वर्ग लेते हैं, आयताकार ठोस लेते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, असल में ये सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जितनी ये इधर है उतनी ही उधर है, जितनी ये नीचे है उतनी ही ऊपर है, जितनी आगे है उतनी ही पीछे है। तो जो ज्योमेट्री एक जैसी होती है उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में होगा। मतलब ये तो बच्चों वाली बात है कि अगर मान लो कोई वस्तु इस बिंदु के इतनी इधर है उतनी ही उधर है, तो वो यही बैलेंस हो जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच से बैलेंस होगी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आगे देखो, वर्ग ले लो, आयत ले लो, समचतुर्भुज ले दो, जिनका समतल पटल हो यानी जो प्लेन ज्योमेट्री हो, उनका भी सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बीच में। लेकिन अगर आप एक ट्रायंगल को देखोगे, अगर आप एक त्रिभुज को देखोगे, खोखले गोले को कैसे बैलेंस करेंगे यार, क्यों नहीं कर सकते हो। और अच्छा, वैसे बैलेंस वाली बात पे जाओ ही मत, आप ये मानो कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीचों बीच में कंसंट्रेट होगा। हमें उसको बैलेंस थोड़े ना करना है, ये तो जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था।
अब ऐसा थोड़ी है कि जब जिसको बैलेंस नहीं करेंगे उसका सेंटर ऑफ मास ही नहीं होगा। बैलेंस करना तो एक तरीका था सीखने का कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, समझ में आ गया, छोड़ दो उसको। ऐसी ये कोई शर्त नहीं है कि जो बैलेंस नहीं कर पाएंगे हम उसका सेंटर ऑफ मास ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो त्रिभुज को अगर आप देखो, मान के चलिए कि ये मेरे पास एक पट्टी है, त्रिभुज की पट्टी है, मान लो एक सॉलिड है ये, चलो ऐसे मान लो तुम, है ना, एक मैंने सॉरी लोहे की ऐसे पट्टी बना रखी है और ये पूरी लोहे की ठोस पट्टी है। अब मुझे बताओ क्या ये बीचों बीच से बैलेंस हो जाएगी? यार बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरे मित्र सखा साथी बंधुओं, इसका मास नीचे ज्यादा है ऊपर कम है। तो आप देख लेना कि हमेशा इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहीं नीचे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास इसका ज्यादा रहेगा। अब ये पॉइंट मिले कैसे? तो आपको क्या करना है कि हर एक कोने से लाइन डालनी है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर। इन तीनों भुजाओं का आधा आधा कर लो, जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो यहां से 5, चाहे यहां से 5, मान लो इसका मध्य बिंदु यहां आ गया, ठीक है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, बस मैं मान ले रहा हूं। इसका मध्य बिंदु मान लो यहां आ गया, इसका मध्य बिंदु मान लो यहां आ गया। मैं क्या करूंगा, इस भुजा के सामने से इस पर एक लाइन ऐसे खींचूंगा, इस पर लाइन इसके सामने से खींचूंगा और इस पर लाइन इसके सामने से ऐसे खींचूंगा, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मध्यकाओं के कटान बिंदु पर। ये क्या है? मध्यका है। मध्यका का मतलब जो किसी रेखा को दो मध्य भागों में बांट रही है। मध्य का मतलब होता है इन बिटवीन, मध्य का मतलब होता है जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इसलिए इनको मध्यका बोलते हैं। मैथ्स में आपने 9th क्लास में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आप सुन लो। बिल्कुल शिवम, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू निधि गुड़िया, थैंक यू। हाँ वेरी गुड हरिओम, बहुत बढ़िया। हाँ शिवम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चे, तो इतना सभी को क्लियर हो गया कि त्रिभुजाकार समतल पटल का हम ये नहीं कहेंगे कि मिड में होगा, मध्य में होगा, नहीं, हम कहेंगे उसके मध्यकाओं के कटान बिंदु पर होगा। होगी तो यहीं से बैलेंस ही, यहां से ये वस्तु पूरी बैलेंस हो जाएगी अगर आप यहां से पकड़ के इसे उठा लोगे तो। आगे चले, अगर आप शंकु या पिरामिड का देखोगे, अब देखो त्रिभुज में और शंकु में क्या फर्क होता है भाई। त्रिभुज का मतलब वो प्लेन भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें देखो वो ऐसे होगा, जरूरी नहीं है उसमें पीछे कुछ हो, यानी उसकी मोटाई हो, ना के बराबर मोटाई रहेगी, ऐसे थोड़ी इतना मोटा होगा तभी शंकु होगा, नहीं, और त्रिभुज होगा, सॉरी। लेकिन शंकु क्या है, शंकु को मोटा होना ही पड़ेगा, यानी कि उसको चौड़ाई भी रखनी पड़ेगी, ऊंचाई भी रखनी पड़ेगी, मोटाई भी रखनी पड़ेगी पीछे की तरफ। तो चाहे शंकु ले लो, चाहे आप पिरामिड ले लो, इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है? नीचे से h/4 पर होता है। और अगर वर्टिसेस से पूछ ले, केंद्र शीर्ष से पूछ ले, तो शीर्ष से आप कितना कहोगे? अगर ये h/4 है तो ये कितनी बची? 3h/4 बची, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि h/2, मतलब बीचों बीच में नहीं कह सकते हो, इनका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई बेलन हो, चाहे ठोस हो या खोखला हो, तो सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच में हो जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा। एक ठोस अर्धगोला हो, एक सॉलिड सेमी स्फेयर हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ये आधा है और सॉलिड है, तो याद रखना कि नीचे से 3r/8 पर होगा। देखिए भाई, जो सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज हैं, यानी जो एक समान ज्योमेट्रीज हैं, उनका सेंटर ऑफ मास तो बहुत आसान है याद करना, लेकिन असल में चैलेंज है और पेपर में आने के चांसेस भी हैं ऐसी ज्योमेट्री से जिनका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होता है, इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल घोल के पी जाना। बोलो फटाफट से, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? फिर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त वाली चीज पर लेकर चलूंगा, आपको मजा ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल शिवम भाई, बिल्कुल सही कहते हैं। निखिल थैंक यू, आप फिजिक्स फील कराते हैं, थैंक यू मेरे बच्चे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सिंपल पूछ लेगा कि बताओ एक सॉलिड सेमीस्फेयर है, ठोस अर्धगोला है, बताइए इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, बस। चलिए, हरिओम शिवम नोवेश, सभी को क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू। अब सुनो बच्चे, आगे चलते हैं और एक ऐसी बेहतरीन टर्म पर मैं आपको लेकर चलता हूं कि आपको स्वाद ही आ जाएगा। शायद आज से पहले आपने उसको रटा हो, लेकिन अब आप उसको फील करेंगे और अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये था ये। सुनो, मान के चलो बच्चा, एक गेट है, एक दरवाजा है, और दरवाजा बेसिकली कैसा होता है,
दरवाजा जनरली ये होता है कि वो एक साइड से बंधा हुआ होता है कब्जों से, मतलब ऐसे ये चौखट में फिक्स होता है ना, यहां पर इसमें कब्जे लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके, मैं सही कह रहा हूं। और एक साइड से ये खुलने और बंद होने के लिए फ्री होता है, इतना तो सभी जानते ही होंगे। यहां पे इसका हैंडल हो गया और हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, मैं लगा रहा हूं एक फोर्स, एक बल। और बल क्या करता है, फोर्स हमेशा किसी रुकी हुई वस्तु को चलाने की कोशिश करता है। अगर मैं दरवाजे के संदर्भ में कहूं तो, या चलती वस्तु को रोक भी देता है, बट दरवाजा तो रुका हुआ मिलता है ना, हमें हमें उसको चलाना होता है। अब देखो, फील करना इस बात को, ये आपका दरवाजा है ऐसे, ठीक है, ये दरवाजा है, यहां से तो ये फिक्स है। अब जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, मान लो ऐसे करके, ऐसे ये दरवाजा है, यहां से ये फिक्स है, ये इसकी चौखट है, यहां से ये फिक्स है। और जब, अच्छा बट यहां से फिक्स ऐसे है कि घूमने के लिए फ्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने इसको पकड़ लिया है घूमने ही नहीं देगा, नहीं, ऐसे फिक्स है कि घूमने के लिए यहां से ये फ्री है, मतलब घूमने के लिए फ्री है, बट यहां से हटके नहीं जा सकता। यही तो मतलब होता है कब्जों का। ऐसे तो वेल्डिंग कर देते हम, उसमें कब्जे क्यों लगाते। अच्छा, अब मैं इस पर जब फोर्स लगाऊंगा ऐसे करके, तो फोर्स के प्रभाव से क्या होगा, देखो, अगर ये यहां से भी फ्री होता और मैं इस पर फोर्स लगाता तो दरवाजे की गति ऐसे होती, ऐसे मोशन होता। लेकिन चूंकि यहां से ये बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है, बस यहां से घूम सकता है ना, तो होता क्या है कि आप जब इसको ऐसे धक्का देते हो तो क्या होगा, ये धक्का इसको घुमाने की तो कोशिश करेगा, फिर ये जो बल है ना, ये घूर्णन में बदल जाता है, रोटेशन में बदल जाता है। बोलो यस और नो। रोटेशन की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कि जब कोई वस्तु अपने ही चारों ओर चक्कर लगाए, तो ये दरवाजा अपने ही चारों ओर तो चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा है, अपने ही बिंदु के, ऐसे थोड़ी दरवाजा ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपने इस बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एक वस्तु फ्री टू मूव है, अगर एक वस्तु चलने के लिए फ्री है, उस पर तुम फोर्स लगाओगे तो उसमें आपको रैखिक गति देखने को मिलेगी, लीनियर मोशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो एक जगह से बांध दी आपने, तो यही मोशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। यही बल आपका गोल गोल गति में कन्वर्ट हो जाता है। और अब चूंकि ये बल, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्दों पे जाना, मजा आएगा। अब ये बल इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका नाम हमने कह दिया बल आघूर्ण, कि भाई तुम तो बल इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो। हिंदी में ज्यादा फील होता है, इंग्लिश में सिर्फ हम इसको टॉर्क कह देते हैं। और टॉर्क का मीनिंग यही है कि कोई एक ऐसा फोर्स जो किसी वस्तु को घुमाने की कोशिश करे। तो मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो दिल जरूर देना कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, उसी काम को रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क कह देते हैं। बस यहां फोर्स ना कह के टॉर्क कह देते हैं। हालांकि टॉर्क बन फोर्स से ही रहा है, बट जिसको हम लीनियर मोशन में फोर्स कह रहे थे, यहां पर उसको टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या है, कि ऐसा बल जो किसी वस्तु को घुमाने की कोशिश करता है। ठीक, अब सुनो, टॉर्क किस किस चीज पर डिपेंड करता है। टॉर्क को हम दिखाते हैं टाउ से, टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण। अब देखो, तुम ये भी कह सकते हो कि यार भैया इसे क्यों ना तुम डायरेक्टली फोर्स ही कह दो, क्यों इसके दो नाम दे रहे हो। देखो, अगर आप सिंपल फोर्स को देखोगे ना दोस्त, तो फोर्स कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मान लो ये एक वस्तु है और मैं ये कहूं कि यार इस कोने से अगर यहां फोर्स लगाएगा तो 5 न्यूटन लगेगा, यहां लगाएगा तो 10 न्यूटन लगेगा, ऐसा थोड़ी है भाई। फोर्स तो तू जितना लगा रहा है उतना लगेगा यार। इधर लगाएगा तो 2 लगेगा, इधर लगाएगा तो 5 लगाएगा, इधर लगाएगा तो 20 लगेगा। लेकिन टॉर्क के साथ ऐसा नहीं है। टॉर्क हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है समझो आप, फिर से फील कर लो एक बार और। ये दरवाजा यहां पर बंधा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, यहां इसका हैंडल है। जब हम इसको यहां से खोलने की कोशिश करते हैं तो फील करो कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन कारपेंटर ने हैंडल लगा दिया यहां। अब तुम दरवाजे को यहां से खोल रहे हो, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा। चलो और नजदीक आ जाओ, यहां आ जाओ, मतलब जहां से कब्जा है, बिल्कुल कब्जे के नजदीक हैंडल लगा दिया। सोच के देखो जरा, कब्जे के नजदीक हैंडल है तो उसको खोलने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे बस आप इतनी सी बात बताओ फटाफट से, जरा देखें आपको कितना समझ में आ रहा है।
तो कैसा फोर्स लगेगा बच्चा पार्टी? ज्यादा फोर्स लगेगा। यानी कि किसी वस्तु को घुमाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है उस जगह पर। अब मैं बिल्कुल सटीक बात बोल रहा हूं, फोर्स को, किसी वस्तु को घुमाने के लिए देखो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है ही फोर्स की। मान लो तुमने कहा कि भाई, मान लो कारपेंटर ने यहां हैंडल लगा दिया, तो एक निश्चित फोर्स लगाना पड़ेगा कि भाई 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जितना तुम कब्जे के नजदीक से फोर्स लगाओगे उतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो असल में यहां दरवाजे को खोलने के लिए केवल फोर्स की जरूरत नहीं है, फोर्स के साथ एक चीज और जरूरी है, और वो क्या है कि कब्जे से इसकी डिस्टेंस, कब्जे से इसकी दूरी। और आपको ये फील हो रहा होगा कि जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी उतना आपको कम बल लगाना पड़ेगा, उतना आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितनी कम दूरी रहेगी उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस और नो? तो हम कहते हैं कि बात केवल फोर्स की नहीं है, दो चीजों की है, फोर्स की और डिस्टेंस की। इसीलिए हम कहते हैं कि देख भाई, टॉर्क क्या है, बलागुण क्या है? बलागुण होता है फोर्स और लगाई गई, मतलब जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो वो डिस्टेंस। ठीक है। अभी और चीज मैं एक बात और बताऊंगा आपको, रुकते रहो। तो एक तो डिपेंड करता है ये लगाए गए फोर्स पर, और एक डिपेंड करता है कि जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो और जहां से ये वस्तु घूमे उसकी डिस्टेंस कितनी है। अब सुनो एक चीज और, मजा आ जाएगा। सुनो, देखो, अगर तुम यहां एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, चलो मैंने कहा 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 5 मीटर की दूरी पर लगाओ। एक तो बच्चा क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल बिल्कुल इससे सीधा पकड़ के खोल रहा है, ऐसे सीधा पकड़ के उसने फोर्स लगाया। एक क्या कर रहा है, उसको ना किसी एंगल पे पकड़ रहा है और फिर खोलने की कोशिश कर रहा है। किसको घुमाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तो आप कहोगे जो एंगल पे लगा रहा है। देखो, सबसे अच्छा फोर्स लगेगा, या अच्छे का मतलब सबसे कम, या जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लगेगा जब तुम इसको बिल्कुल सीधा पकड़ के खोलोगे। अगर तुम इसको ऐसे पकड़ के खोलोगे, ऐसे पकड़ के खोलोगे, तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि ये फोर्स और डिस्टेंस के एंगल के बीच में भी डिपेंड करता है। अगर मेरे मित्र डिस्टेंस ये है तो आपको फोर्स बिल्कुल ऐसा रखना पड़ेगा, यानी कि 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, और ये फोर्स है, डिस्टेंस फोर्स। तब मिनिमम रिक्वायरमेंट आएगी कि भैया सुन, केवल ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर और अच्छे से लिखोगे ना, तो ये एफ पर भी डिपेंड करता है, दूरी पर भी डिपेंड करता है, और एक सेकंड रुको, ये इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब आपको बात समझ में आई कि टॉर्क का फॉर्मूला, और बहुत सारी जगह पर तुम क्या पढ़ते हो, अगर हम और बुक के हिसाब से चले तो डी की जगह बस आर लिख लेते हो, डिस्टेंस को बस तुम आर लिख लेते हो, और टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स आर इंटू साइन थीटा। अब एक बच्चा ये कहता है भैया वाई साइन, साइन ही काय को लिया भैया, कॉस काय नहीं ले लिया? सुनो बच्चा, इसलिए लिया साइन। देख, अगर मान लो तुम यहां किसी एंगल पर फोर्स लगा रहे हो, थीटा पर, ठीक है। अच्छा, थीटा कहां से लोगे तुम? एक सेकंड रुको, थीटा एंगल लेते हो यहां से तुम किसी थीटा एंगल पर फोर्स लगा रहे हो। अब यहीं से क्यों लेते हैं? ये तो कन्वेंशन है यार। तो अब इसके समझो, ये फोर्स मान लो तुमने ऐसे दरवाजे पर ऐसे लगाया हुआ है। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, है ना? अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक मैंने कर दी, पहले ठीक था। ये फोर्स हम यहां से, ये थीटा हम यहां से लेते हैं, सॉरी, ये थीटा यहां से लेते हैं। फोर्स और आर के बीच का एंगल है, सॉरी मैंने गलती कर दी, मतलब फोर्स और आर के बीच का एंगल होता है। यहां तो कुछ नहीं है ना, कोई क्वांटिटी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे? एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा। तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट ये बाहर की तरफ होगा, है ना? ये फोर्स ऐसे लगा हुआ है और ये एंगल है थीटा, ये तो यहां से ये बन जाएगा कॉस थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा, जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ वाले को मैं नीचे दिखा देता हूं, ये बाहर की तरफ है, ये बनेगा एफ साइन थीटा। मेरे लाल मुझे एक बात बताओ, ये दरवाजा है तो दरवाजे को खोलने के लिए इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी या इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी? भाई दरवाजा ऐसे है, तुम उसको ऐसे खोल सकते हो क्या कब्जे वाले दरवाजे को? कभी भी नहीं। आपको यही तो फोर्स चाहिए होगा, इसीलिए साइन हम लेते हैं, क्योंकि कॉस के साथ तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और सुनो, अगर साइन है तो कौन सी प्रोडक्ट लगेगी? क्रॉस प्रोडक्ट लगेगी। अब भैया क्रॉस प्रोडक्ट में भी याद रखना कि आर क्रॉस एफ ही लोगे तुम। भैया एफ क्रॉस आर क्यों नहीं ले लूंगा? क्योंकि एफ क्रॉस आर लेने से इसकी डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी।
आर क्रॉस एफ ही लोगे तुम। अब आर क्रॉस एफ कैसे हो जाएगी? देखो, ये आर की डायरेक्शन है, ये एफ की डायरेक्शन है, और उससे आपको टाउ की डायरेक्शन डिटरमिन हो जाएगी। तो थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा कि एफ क्रॉस आर लेना है या आर क्रॉस एफ लेना है। तो आपको याद रखना है कि आर क्रॉस एफ लेना है। अब बताओ, समझ में आ गया कि टॉर्क का फॉर्मूला एफ आर साइन थीटा होगा। थीटा क्या है? एफ और आर के बीच का एंगल। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिर्फ इनके बीच में क्रॉस लगा दोगे। ठीक है। अब एक बच्चा फिर वही आ जाएगा, भैया थीटा अगर जीरो हो जाए, साइन जीरो जीरो, टॉर्क तो जीरो हो जाएगा भैया। मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा भैया। थीटा जीरो कब होगा? ये फोर्स अभी इस डिस्टेंस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जीरो कब होगा? जब ये इसी पे जाकर लेट जाए। ये लो। अब एक बात बताना यार, जिधर की साइड डिस्टेंस है, तुम दरवाजे पर उधर की तरफ ही फोर्स लगा रहे हो, तो क्या वो खुलेगा? क्या कोई टॉर्क लगेगा? अरे यार, कभी भी नहीं। ऐसे फील करो, भैया मैक्सिमम कब होगा? भैया मैक्सिमम होगा थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90, मैक्सिमम टॉर्क बराबर एफ इंटू आर। लेकिन मतलब क्या है इस मैक्सिमम का? देख भैया, ये एंगल है, ये थीटा बराबर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। यहां मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ये दरवाजा आराम से खुलेगा। आया आपको फील कि भैया क्या 0 डिग्री का मतलब है? क्या यहां मैथ्स के हिसाब से मत पढ़ो, थीटा जीरो टॉर्क जीरो। अरे नहीं यार, आपको फील होना चाहिए कि थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, कैसे टॉर्क जीरो हो जाएगा। मतलब दरवाजा खुलेगा ही नहीं। बोलो क्लियर है? डायरेक्शन किस साइड होगी? देखो, फोर्स की डायरेक्शन तो क्लियर है भाई, ऐसे लगा रहे हो तो बाहर की तरफ होगी, ऐसे लगा रहे हो तो इधर होगी। डिस्टेंस की डायरेक्शन किधर होगी? जिस पॉइंट से आप खोल रहे हो और जिस पॉइंट से वो बंधा हुआ है, उधर की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, जिस पॉइंट से आप खोल रहे हो और जिस पॉइंट की तरफ वो बंधा हुआ है, दैट वुड बी द डायरेक्शन। तो भैया इससे और क्या क्या सवाल आ जाएगा? कैसी राशि है? तो भाई ये एक सदिश राशि है। क्यों राशि है सदिश? क्योंकि ये एक सदिश है। इसको क्या लोगे? प्लस, और सॉरी माइनस, और इसको भी क्या लोगे? माइनस। अच्छा, दूरी इसमें एक अदिश राशि ली जाती है, सॉरी, इसको ना दूरी कहते हैं हम, बल गुणा लंबवत दूरी, क्योंकि दूरी की, ओके ओके ओके, सॉरी, बल गुणा लंबवत दूरी कहोगे यहां पे। ठीक है। अच्छा, ये कैसी राशि हो जाएगी? अब तुम ज्यादा दिमाग लगाए बगैर बस यही याद रखो कि ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट हो जाएगी भाई, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक। अच्छा, फॉर्मूले से बनने वाली यूनिट होगी न्यूटन मीटर, और ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? वो सब मैंने लिख दिया है। ऐसा यूनिट बन जाएगी जूल। तो न्यूटन मीटर को ही क्या लिख सकते हैं हम? जूल भी लिख सकते हैं। ये सारा इसके बारे में मैंने तमाम जानकारी लिख दी है कि टाव बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, न्यूटन मीटर, सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर। डायमेंशन भी आराम से निकाल लोगे भाई। न्यूटन के लिए क्या लिखोगे? ml t-2, मीटर के लिए l लिखोगे तो ml2 t-2, ml2 t-2। करिए फटाफट से थम्स अप की भैया। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो अब देखो। हाँ, वेरी गुड अंशु, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आगे चले हम दोस्त, और आप ये देखो, एक चीज आप ये समझिए इसमें। हाँ बिल्कुल सही अंशिका, वेरी गुड। एक चीज ये समझिए कि जैसे हमने इक्वेशन ऑफ द लीनियर मोशन पढ़ी थी, रैखिक गति के समीकरण, क्या यही समीकरण घूर्णन गति पे भी लग जाएंगे? देखो लग तो जाएंगे, बट हल्के हल्के से चेंजेस के साथ में। कैसे? अच्छा, एक चीज आपको याद होगी कि हमने वहां पर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली थी, कोणीय वेग पढ़ लिया था, और उसको हम ओमेगा से दिखा रहे थे, है ना? तो जैसे हम कहते हैं कि प्रारंभिक वेग, लीनियर मोशन में जो प्रारंभिक वेग हुआ करता था, यहां पर उस पर हम ओमेगा नॉट लगा देंगे। अंतिम वेग जो v हुआ करता था, उसकी जगह ओमेगा लगा देंगे। जो वहां पर डिस्टेंस हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर थीटा हो जाएगा। जो वहां पर एक्सेलरेशन हुआ करता था, यहां पर अल्फा हो जाएगा। जो वहां टाइम हुआ करता था, यहाँ t ही रहेगा। तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन होती थी v बराबर u प्लस ए टी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? v की जगह आप लिख दोगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन वहां क्या हुआ करती थी? s बराबर यू टी
प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एस की जगह पे थीटा, यू की जगह पे ओमेगा नॉट टी, प्लस 1/2 ए की जगह पे अल्फा टी का स्क्वायर। तो बस ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते चले जाओ, वही सारी इक्वेशंस हैं। अगली इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, बस हल्का हल्का सा माइन्यूट सा चेंज है। वी की जगह पे ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये लो, ये बन गई आपके पास तीनों रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। आसान है, बोलो सभी याद कर लोगे? हाँ जी भैया, क्लियर है? अगर हाँ तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज पर लेकर चलूंगा, आपको मजा आ जाएगा। अब देखो, एक बहुत ही जबरदस्त वाली चीज पर मैं आपको लेकर चलूंगा। उसके लिए मेरे पास एक शानदार सा उदाहरण भी है। और मान लो मेरे पास एक कोन है, ये पिरामिड है, ठीक है। ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मुझे इसे घुमाना है तो मुझे इसको किसी एक निश्चित जगह से पकड़ना पड़ेगा। मान लो पहले मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, ठीक है, यहां से ऐसे, मान लो मैं बीचों बीच में से पकड़ रहा हूं यहां से, और यहां से पकड़ के मैं इसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बस मैंने हाथ सपोर्ट के लिए लगा लिया। मैं यहां से ऐसे इसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करके, जुंग 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 जुंग। अच्छा ठीक है, कुछ फोर्स मुझे लगाना पड़ा। अब मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, और अब मैं इसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसे, तो मुझे अब भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो यस और नो। लेकिन अब बताओ कि ये फोर्स पहले लगाए गए फोर्स से ज्यादा होगा या कम होगा? या मान लो अब मैं इसको यहां से पकड़ रहा हूं और यहां से घुमा रहा हूं ऐसे, अब भी मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये बताइए कि ये जो फोर्स है, ये जो बल है, मुझे हर स्थिति में बराबर लगाना पड़ रहा है या कम ज्यादा लगाना पड़ रहा है? मेरे हिसाब से सभी की एक ही कॉमन आंसर होगा कि भैया कम ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां से पकड़ के घुमाओगे तो आसान है घुमाना, लेकिन अगर आप इसी चीज को यहां से पकड़ के घुमाओगे तो थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, थोड़ी सी ताकत इसमें आपकी ज्यादा लगेगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु को घुमाया जाना सॉरी, किसी भी वस्तु को घुमाया जाना निर्भर करता है कि आप उसको पकड़ कहां से रहे हैं। अब देखो, पकड़ने का साइंस के हिसाब से मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको विज्ञान की भाषा में हम कैसे डिपिक्ट करेंगे? देखो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे मान लीजिए, जब मैं, ये मेरे पास एक वस्तु थी, मान लो ऐसे, ये जब मैं इसको यहां से पकड़ रहा हूं और यहां से पकड़ के घुमा रहा हूं, मतलब ये वस्तु किस रेखा के चारों ओर घूम रही है? तो आप कहोगे इस लाइन के चारों ओर घूम रही है। बोलो भाई यस और नो। ये वस्तु इसी लाइन के तो चारों ओर घूम रही है भाई, यहां से आपने पकड़ रखा है तो इसी के चारों ओर घूम रही है, ऐसे ऐसे करके देखो। या अगर आपने इसको ऐसे पकड़ा था, मान लो ऐसे करके, और जब आप इसको यहां से पकड़ के घुमा रहे थे, यहां से पकड़ के, तो मैं कह सकता हूं कि यह वस्तु इस लाइन के चारों ओर घूम रही थी, ऐसे ऐसे करके। बोलो यस और नो। ये वस्तु इस लाइन के चारों ओर यहां घूम रही थी। क्या मैं कह सकता हूं भाई ऐसे घुमा रहे हो तो इसी लाइन के चारों ओर तो घूम रही है, ऐसे ऐसे करके? तो इसको बोलते हैं अक्ष, यानी कि एक्सिस। आपने बहुत रटा होगा अक्ष, अक्ष क्या होता है, आज आपको समझ आया होगा। सॉरी, अक्ष का मतलब है यहां पर कि जिसके परतः वो बॉडी घूम रही है। तो कुल मिला के घुमाने में कितनी ताकत, कितना बल लगाना पड़ेगा, यह बात निर्भर करती है कि आपने अक्ष कौन सा चुना है, आपने एक्सिस कौन सा चुना है। ठीक है, अब सुनो, अब मैं आपसे पूछूं कि चलो मान लो एक बार आप इसे यहां से पकड़ के घुमा रहे हो, एक आदमी इसे मान लो यहां से पकड़ के घुमाता है, एक आदमी इसे यहां से पकड़ के घुमाता है, लेकिन इन सभी में कोई एक अक्ष तो ऐसा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जिसके परतः सबसे आसानी से घूम रही होगी। सॉरी, सबसे आसानी का मतलब ये सबसे कम ताकत के साथ घूम रही होगी। तो तुम कहोगे हाँ, अब वो कौन सा अक्ष होगा? बहुत ध्यान से सुनना, वो अक्ष होगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा, क्योंकि वहां ये ऑलरेडी संतुलित है। मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां ये संतुलित है। मैं ये नहीं कहूंगा जो इसको बीचों बीच से जा रहा हो, क्योंकि
अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में नहीं होगा, हो सकता है सेंटर ऑफ मास इधर या उधर हो, जिधर वस्तु भारी होगी। मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ ये ऑलरेडी संतुलित है, तो मुझे घुमाने में ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, तो ये बैलेंस हो जाता है। बट अगर आप इसको इस सेंटर ऑफ मास वाले अक्ष के अलावा कहीं भी पकड़ोगे, जैसे मान लो आपने इसको यहां पकड़ लिया, तो ये वस्तु ना इधर की तरफ भारी है, तो ये ऐसे गिरेगी, और घुमाने के लिए आपको पहले तो इसे उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, फिर घुमाने में ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए एक एक्सिस तो ऐसा होगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा कि उसके पर, अब सेंटर ऑफ मास कहां है इसका, मान लो यहां सेंटर ऑफ मास है, तो ये एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट सम से कम मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मान लो इसके अबाउट मुझे कुल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसके अबाउट जब मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूं तो मान लो 20 जूल। अब इसके अबाउट मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हो सकता है यहां 30 जूल खर्च करनी पड़े, हो सकता है यहां 40 जूल खर्च करनी पड़े, हो सकता है यहां 70 जूल खर्च करनी पड़े। तो अगर मैं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इस अक्ष के और इस अक्ष के बीच में, मतलब उस अक्ष से जहां पे मुझे सबसे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, सबसे कम ताकत लगानी पड़ रही है, उससे इसका कंपेयर करना चाहूं तो मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं? मैं एक राशि लेकर आता हूं, क्वांटिटी लेकर आता हूं, और मैंने उसका नाम रखा जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इस बात को ना देखो, जो घुमाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है ना, बड़े ध्यान से सुनो, घुमाने में जो सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत ध्यान से सुनना, घुमाने में सबसे ज्यादा जो ताकत लगानी पड़ रही है, उसको ना तो मैं ताकत कह सकता, ना फोर्स कह सकता, ना वर्क कह सकता, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब वो एक अलग तरह की फीलिंग है कि हाँ यार कुछ तो है जो मुझे इसके प्रति ज्यादा लग रहा है। उसी फीलिंग को जब हम विज्ञान की भाषा में लेकर आते हैं तो उसका नाम आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का आघूर्ण। एक एक शब्द का मतलब समझो, बहुत रटा होगा आपने पहले, लेकिन आज आप समझ के जाओगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, जड़त्व का आघूर्ण क्या है। देखो पहले इंग्लिश में समझो, अब इंग्लिश में समझो। देखिए जैसे ये वस्तु है, अगर मैं इसको इसके सेंटर ऑफ मास से पकड़ूंगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास से कहीं भी लेकर जाऊंगा तो अपने आप ही ऐसे हो जाएगी। अपने आप ऐसे क्यों हुई है? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा है, और मैं कह सकता हूं एक फोर्स यहां लगा है, नीचे लेकर गया, और एक फोर्स इसे ऊपर लेकर आया। तो जब ये फोर्स का कपल होता है ना, मतलब दो फोर्स ऐसे हों कि एक नीचे हो एक दूसरी साइड ऊपर हो, तो इसको हम मूवमेंट बोलते हैं। और ये किसकी वजह से आ रहा है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी कि तुमने वहां से नहीं पकड़ा जहां से मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तुमने ऐसी जगह से पकड़ा कि इसके इधर थोड़ा सा मास है और इधर ज्यादा मास है, तो मास की वजह से मूवमेंट आया, इसलिए इसको बोलते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व क्या है? द्रव्यमान ही तो है, तो द्रव्यमान की वजह से इसमें एक आघूर्ण आया, इसने घूमने की कोशिश करी, इसने घूमने की कोशिश करी, तो द्रव्यमान की वजह से जब ये घूमने की कोशिश करे तो उस फीलिंग को हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से अगर मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है ये वस्तु इधर गिरने की कोशिश करे, यहां से पकड़ूं तो इधर गिरने की कोशिश करे, या मुझे इस पर ज्यादा ताकत लगानी पड़े, उस कंबाइन फीलिंग को मैं बोलता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, जिसको मैं दिखाता हूं लेटर आई से। ठीक, अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अब देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का एक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर तुम यहां से पकड़ोगे तो हो सकता है किसी फोर्स से नीचे आए, यहां से पकड़ोगे तो कम नीचे आएगी, खुद देख लो ना, यहां से पकड़ोगे बिल्कुल नहीं आएगी, यहां से पकड़ोगे तो ज्यादा नीचे आएगी, खुद देखो, यहां से पकड़ोगे तो थोड़ी कम नीचे आएगी, यहां से पकड़ोगे और कम नीचे आएगी, यहां से पकड़ोगे हो सकता है इधर की तरफ कम नीचे जाए। तो ये जो नीचे जाना है ये सब डिपेंड करता है कि तुम किस अक्ष के प्रत्यय घुमा रहे हो। तो अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक वैल्यू बतानी है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा किस अक्ष के प्रत्यय, किस एक्सिस के अबाउट, है ना। तो अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, मान लो तुमने कहा कि भैया चलो मुझे तो इन दोनों अक्षों के प्रत्यय बता दो, इसके और इसके प्रत्यय बता दो। चलो मैंने मान लिया इसको 1 1 और इसको मान लिया मैंने 2 2। ठीक है, ये अक्ष है पूरा 1 1 1 1 क्या है, नाम दे दिया बस मैंने ताकि मुझे पता रहे। अब
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाएगा? अगर मैं 1 के प्रत्यय निकाल रहा हूं, I फॉर 1 तो मैं ये देखूंगा कि जहां सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा था, यानी जो इसके सेंटर से एक्सेस जा रही है, उससे इसकी डिस्टेंस कितनी है r, और इस पूरी बॉडी का मास कितना है, इस पूरी बॉडी का द्रव्यमान कितना है, और मैं क्या करूंगा m और r का स्क्वायर कर दूंगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तुमने बहुत रटा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है, लेकिन r क्या होता है ये भी तो आपको समझनी है। टाइम इज ओवर सर, शोभित भाई आप चले जाओ, फिर टाइम ओवर हो गया। तो जैसे आपने अलार्म लगा रखा होगा 8:55 फिजिक्स क्लास खत्म, छोड़ दो बीच में ही। कैसी बात करते हो यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और तुम्हारा ध्यान टाइम पे है यार। मेरा तो पूरा घंटा ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता तुम्हारी क्लास में। मैं तो इनमें इतना घुस जाता हूँ, खो जाता हूँ, और टॉपिक पूरा होने से पहले तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। जैसे टॉपिक अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो मैं आपको 45-46 पे भी छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो 9:05 तक चाहे मुझे पढ़ाना पड़े। हालांकि मैं 9 से पहले खत्म कर दूंगा, मुझे पता है 9 बजे क्लास डिस्टर्ब होगी, लेकिन वहां तक जाने तो दो शोभित। ये तुम्हारा ध्यान ही टाइम पे है। मतलब ऐसी गहराई में पढ़ाने के बाद अगर एक कमेंट सामने से आ जाता है, सर टाइम पूरा हो गया, सर जाओ, सोचो कैसा लगेगा यार। यहाँ तुम्हारे लिए इतने एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं आता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ठीक है बच्चों। तुम्हें क्या पता लगता है यार कि mr² क्या होता है, क्या m है, क्या r है, और ये चीजें फॉर्मूलों से नहीं समझ में आएंगी, ये फील होंगी। और जब तक तुम फील नहीं करोगे तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं अगर आपको गहराई में ले जा रहा हूं तो इसका मतलब कोई वजह है उसकी, वो चीजें आगे समझ में ही तब आएंगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फील करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये तमाम चीजें मैंने लिख दी हैं, क्या होता है। अभी मैं आपको बस इतनी पीडीएफ दूंगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बाकी डिस्कशन जो है, हम रिमेनिंग डिस्कशन जो है उसको हम कल करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और मतलब इसके बारे में चीज़ें कैसे और चलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फीलिंग, और इसका मतलब है कि घुमाने के लिए कितनी ताकत, कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। ये किसी भी एक वस्तु का फिक्स नहीं हो सकता। तुम मुझसे कहो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि किस एक्सिस के अबाउट, इस 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 एक्सिस के अबाउट, व्हाट आर द एक्सिस यू आर चूजिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस। ठीक है भाई, ये बात आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जनरल फॉर्मूला है mr²। m क्या है, बॉडी का मास, r क्या है, इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस, और जिस एक्सिस के अबाउट तुम पता कर रहे हो उन दोनों के बीच की एक डिस्टेंस, दूरी। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।